है। सो अब एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ अ पर्सन बोरोड अ सर्टन सम एट 10% per annum for 3 years, interest being compounded annually. At the end of second year, he repaid a sum of 6634, and at the end of third year, he cleared off the debt by paying 13,200. What was the sum borrowed by him? तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि सपोज़ एक इंसान है ए और उसने बी से उधारी ली है, ठीक है। मतलब ए ने बी के पैसे वापस करने थे, तो ए ने 2 साल के बाद मतलब आफ्टर 2 years उसने जो उसकी टोटल उधारी थी, जैसे टोटल जो लोन था उसमें से उसने कुछ पैसे वापस कर दिए, और ये कुछ पैसे कितने हैं 6,634, ठीक है। और तीसरे साल के बाद उसने अपना पूरा का पूरा उधारी ख़त्म कर दिया, जिसमें उसने 13,200 रुपये देकर उसने पूरा का पूरा अपना उधार ख़त्म कर लिया। और हमें ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग में उसने कितने पैसे बी से उठाए थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट सच बोलूँ काफ़ी इजी है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने पहले भी बताया, जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस अपलोड किए थे कि ऑलवेज़ अटेम्प्ट देम थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है, उसके थ्रू ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। लेट्स से ये है हमारे पास 0th ईयर मतलब फर्स्ट डे, यहाँ पर आके हमारे पास हो गया फर्स्ट ईयर के एंड पर, ये आ गया सेकेंड ईयर के एंड पर, और ये आ गया थर्ड ईयर के एंड पर। तो पहले साल के एंड में पहले अगर हम 0th डे की बात करें तो ए ने जैसे बी से पैसे लिए हैं, तो अगर ए को 0th डे पर ही अपना लोन ख़त्म करना है तो ऑब्वियसली जितने उसने पैसे ए से बी से लिए होंगे उतने वो वापस करेगा, ठीक है। तो ए ने बी से, लेट्स सपोज ये जो सम है हम कंसीडर करें, ये जो सम बोरोड बाय हिम है, इट इज़ इक्वल्स टू पी। तो 0th डे पर अगर ए को अपना लोन ख़त्म करना है तो जितना उसने अमाउंट उठाया है वो उतना ही अगर रीपे कर लेगा तो उसका लोन ख़त्म। अब यहाँ पर हम 1 साल के एंड पे अगर हम बात करें, अब ये मेरे से मत पूछना कि हम 1 साल का गैप ही क्यों ले रहे हैं। अगेन आई विल रिपीट जस्ट लाइक आई डिड इन द प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चंस में ज़रूर लिखा होगा कि वो कंपाउंडेड एनुअली है, बाय एनुअली है, हाफ मंथली है या फिर क्वार्टरली है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा हम उतने का ही गैप ले रहे होते हैं। अगर यहाँ पर हमें दिया होता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम लिखते हैं कि 0 देन 6 months देन 12 months देन 18 months ऐसे। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर कंपाउंडेड एनुअली है, तो मतलब 1 साल का गैप है इसलिए। हाँ, तो अब आ गया कि अब चलो 0th ईयर पर मतलब जिस दिन पर उसने लोन लिया, अगर वो उसी दिन वो लोन ख़त्म करना चाहता है तो जितना उसने पैसा बी से उठाया है उतना ही अगर वो रीपे कर लेता तो उसका लोन ख़त्म। 1 साल के एंड पर, अब जैसे हमने बात किया था कि 1 साल के एंड पर अगर उसने लोन ख़त्म करना है तो उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सो A1 दैट इज़ अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 year इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। उसे ब्याज भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ जितना उसने पैसा उठाया वो भी देना पड़ेगा। अब ये पैसा जो उसने उठाया, ये जो P होता है यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगा, ये P वो होता है जो हमारे पास लास्ट कंपाउंडेड वैल्यू होती है। मतलब जस्ट 1 साल के गैप में आपके पहले कितने पे लोन क्लोज हो सकता था वो हमारे पास P की वैल्यू होगी। तो A1 किसके बराबर आ गया, अब यहाँ पर P को हम P लिख देंगे प्लस CI भी किसके बराबर होता है P इंटू R अपॉन 100, जहाँ पर ये जो P होगा ये हमारे पास लास्ट कंपाउंडेड वैल्यू जो कि यहाँ पर P है, ठीक है। तो ये आ गया कि कितना पैसा अगर A B को देता है 1 साल के बाद जब उसका लोन ख़त्म हो जाता। 2 साल के बाद अगर हम बात करें सो A2 इज़ इक्वल्स टू P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन दिस P इज़ नॉट द प्रिंसिपल बट द लास्ट कंपाउंडेड वैल्यू, मतलब वो लास्ट अमाउंट जिस पे हमारे पास लोन ख़त्म हो सकता था, जो कि यहाँ पर है A1। तो P की जगह में A1 लिख देता है इज़ इक्वल्स टू A1 प्लस A1 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, ये आ गया A2। सिमिलरली 3 साल के बाद हमारे पास A3 किसके बराबर आ जाता है A2 मल्टीप्लाई बाय A2 ये आ जाता A3 वुड बी इक्वल्स टू A2 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। अगर ये समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लो जो मैंने पहले भी आपको बताया कि
a of n plus 1 is equals to a of n multiplied by 1 plus r upon 100। A3 में तीसरे साल के एंड पर कितना हमें पैसा देना है लोन ख़त्म करने के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू कि अगर हम सेकेंड ईयर पर लोन बंद कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100। काफ़ी यूज़फुल फॉर्मूला है, काफ़ी इसकी हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब ये तो हो गया, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बेसिकली अमाउंट का फंडा समझा दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ए ने थोड़ा सा पैसा उसको सेकेंड साल के एंड में दे दिया, द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के एंड पर ए रीपेड अ सम ऑफ 6,634 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब ये जो A2 हमारे पास निकला होगा, ठीक है, इसमें से कुछ अमाउंट उसने क्लियर कर लिया, मतलब उसने एक न्यू A2 बना लिया। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो भी हमारे पास लास्ट कंपाउंडेड वैल्यू अपडेटेड वैल्यू होगी ना, उसी पर ही इंटरेस्ट लगेगा। सपोज़ आज मैं ए से 10 रुपये उधार ले रहा हूँ और मैं उसे 1 साल बाद 5 रुपये वापस कर रहा हूँ, बट मेरा जो उधार था वो तब तक शायद से 12 या 15 रुपये हो गया होगा। अब वो जो रिमेनिंग 7 रुपये बचे, जैसे अगर सपोज़ मैंने, यार ऐसे समझाओ, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, एक सेकेंड। लेट्स से ए ने बी से उधार लिया 10 रुपये का और उसने 1 साल के बाद बी को सिर्फ 5 रुपये वापस किए, तब तक ये जो 10 रुपये है ये 12 बन चुके होंगे इस पर इंटरेस्ट मिलाकर, 1 साल का इंटरेस्ट मिलाकर। अब ये जो रिमेनिंग 7 रुपये है इस पर इंटरेस्ट लगेगा नया। ये हमारे पास नया कंपाउंडेड वैल्यू होगी, क्योंकि 5 रुपये तो उसने पे कर लिए, उसको हम हटा देते हैं। जो अमाउंट आप पे कर लेते हो हम उसको कैलकुलेशन से हटा लेते हैं, ठीक है। तो जो नया इंटरेस्ट, नया कंपाउंडेड आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो बनती है वो आपकी डिफरेंस बनती है। अब यहाँ तक हम ये सपोज़ कर रहे थे कि सपोज़ हमने A1 पर क्यों नहीं ऐसा कुछ किया, क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट उसने पे की नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि उसने अभी भी कुछ भी पे नहीं किया है एंड सारा का सारा उसका लोन बकाया है। बट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ही रीपेड अ सम ऑफ 6,634 एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही रीपेड अ सम ऑफ 6,634। मतलब A2 में से अब हमें 6,634 माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारे पास नया A2 आए। और ये जो नया A2 है ये बेसिकली हमारे पास होगा लास्ट कंपाउंडेड वैल्यू, और इसी A2 का हम यूज़ करेंगे A3 को निकालने के लिए, क्योंकि A3 की कैलकुलेशन में तो वही आता है ना कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पर A3 विल बी इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज़ इक्वल्स टू लास्ट कंपाउंडेड वैल्यू, जो कि यहाँ पर अपडेटेड A2 है, क्योंकि A2 में से कुछ अमाउंट घट गया है, ठीक है। थोड़ा आई होप समझ आया, नहीं आएगा वीडियो रिपीट में देखना, समझ आ जाएगा। तो अब नया हमारे पास A2 किसके बराबर आया, A2 माइनस 6,634, ठीक है। अब A3 में लिख सकता हूँ किसके बराबर होगा, A2 डैश प्लस A2 डैश मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, ठीक है। अब A2 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू A2 डैश 1 प्लस R अपॉन 100। ये आ गया हमारे पास A3 की वैल्यू। और हमें दिया गया है कि तीसरे साल के एंड पर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही क्लियर्ड ऑफ द डेट बाय पेइंग 30,200। मतलब A3 की वैल्यू हमें दी गई है वो है 13,200। अब यही चीज़ में अगर हम देखूँ यहाँ पर पुट करें तो 13,200 इज़ इक्वल्स टू A2 डैश, और A2 डैश की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं A2 माइनस 6,634 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर हमें R की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 10%। हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13,200 इज़ इक्वल्स टू A2 माइनस 6,634 इंटू 1 प्लस 10/10, ये आ जाएगा 1/10 प्लस ये आ जाएगा 11/10, 11 एंड ये कट गया, ये आ जाएगा 1200 एंड यहाँ पर 10 यहाँ पे चला जाएगा, यह आ जाएगा 12,000 इज़ इक्वल्स टू A2 माइनस 6,634। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 18,634, यह आ जाएगा A2 की वैल्यू। अब याद करो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला।
अब A2 की वैल्यू हमें मिली हुई है, सो A2 इज़ इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100। R की वैल्यू हमें पता है 10, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 इज़ इक्वल्स टू 11 अपॉन 10, यहाँ पर हम लिख देंगे। सो यहाँ से हमारे पास A2 हमें निकला हुआ है, दैट इज़ 18634 इज़ इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10। तो यहाँ से हमारे पास जो A1 है वो निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16940। A1 इज़ इक्वल्स टू 16940। अब वही सेम फॉर्मूला पुट करेगी ये वाला, अब मेरे पास जगह है नहीं तो मैं बस कुछ भी करके लगा रहा हूँ। सो A1 हमारे पास आ जाएगा A0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100। और A0 मैंने बताया था आपको मेरी बेसिक वीडियो में, A0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट। तो A1 हमारे पास है 16940 इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 10। ये कट गया, ये आ जाएगा 1540। तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 15,400। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और बार मैं फिर से रिवाइज़ करा लेता हूँ अगर कहीं आपको समझ नहीं आया हो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यह सम ऑफ रुपीज़ इतना हैज़ बीन कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, ठीक है। और हमें बताया गया है कि ये जो लोन उस इंसान ने लिया गया है उसने उसमें से कुछ पैसा सेकेंड ईयर के एंड में चुका दिया, कुछ पैसा। ही रीपेड अ सम ऑफ 6,634। अगर उसने सारा का सारा पैसा अपना ख़त्म कर दिया होता लोन में से, तो ऑब्वियस सी बात है वो थर्ड ईयर पे जाते ही नहीं। अगर उसका लोन ख़त्म हो गया सेकेंड ईयर पे एंड पर ही, तो थर्ड ईयर आता है क्यों, ठीक है। तो इसका मतलब लोन ख़त्म नहीं हुआ है, उसने कुछ पैसा ही जो कि 6,634 है लोन में से ख़त्म किया है। एंड उसके बाद तीसरे साल के एंड पे उसने अपना पूरा का पूरा लोन ख़त्म किया बाय पेइंग अ डेट ऑफ 13,200। और हमें प्रिंसिपल निकालना था। हमने डायग्राम समझी, डायग्राम के थ्रू बेसिकली मैं वही आपको समझाना चाहता कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल मतलब अमाउंट का क्या फंडा होता है, वो मैंने समझाया। मेन फंडा ये था कि हमें सेकेंड और तीसरे साल का फंडा यहाँ पे समझना था, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अराउंड था। देखो, जब भी हम किसी अमाउंट की बात करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी नए साल की बात करें A3 पर, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में हम पता है कि अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है हमारे पास लास्ट कंपाउंडेड अमाउंट। लास्ट कंपाउंडेड अमाउंट मतलब जिस पर अब नया इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो नया इंटरेस्ट लगेगा ये हमेशा तब लगेगा जब आपने सपोज़ अब सेकेंड ईयर पे एंड पर आपने कुछ पैसे वापस करने हो, तो वो जो अपडेटेड वैल्यू आएगी उस पैसे को माइनस करने के बाद उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी अपडेटेड वैल्यू को हमने A3 की कैलकुलेशन में पुट किया, वहाँ से हमने A3 एंड A2 के बीच में रिलेशन लाया, A2 की ओरिजिनल वैल्यू निकाली कि ओरिजिनली अगर हम सेकेंड ईयर के एंड पर इतना पैसा रीपे करते हमारा लोन ख़त्म हो जाता। वहाँ से इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने A1 निकाला, देन A0 निकाला। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, एक बार खुद सॉल्व करो, एक बार वीडियो को अच्छे से समझो, हो जाएगा। बेसिक से वीडियो देखना यार, एकदम से अगर आप इस क्वेश्चन पर आओगे तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बेसिक वीडियो देखना, दैन इसके बाद एक और मैंने क्वेश्चन अपलोड किया वो देखना, फिर ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी, कुछ ना कुछ आपको समझ आएगा। सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।